Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट चैप्टर की और ये हमारा सीबीएसई 60 डेज चैलेंज का सेकंड थर्ड डे होने वाला है और इसमें हमारा चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक सेल्स, रेजिस्टर्स, करंट डेंसिटी और उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रो और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। क्या होता है ये देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जहां पर चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके अंदर स्टैटिक चार्ज, फिर उसके कोलम्बिक फोर्स और वो सब चीजें पढ़ी। तो वहां चार्ज रेस्ट पे था, उसकी स्टडी वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड थी। लेकिन अभी यहाँ पे चार्ज को हम मोशन में करेंगे और उसकी स्टडी पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन में होता है तो ही एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। और इस चैप्टर में कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास में बेटा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ठीक है, ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने कि करंट क्या होता है, जब चार्जेस कंडक्टर की किसी एक सरफेस एरिया से मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया तक, जिस स्पीड से जाते हैं उसकी वजह से वहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसका मीनिंग ये होता है कि करंट का वैल्यू क्या होगा, चार्ज कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है, चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है और कितना जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जिस तरह से रिवर में ना क्या फ्लो होता है पानी, वैसे ही कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज का फ्लो होता है तो उसे करंट कहते हैं हम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 चार्ज अपॉन टाइम, या फिर dq अपॉन dt, या फिर नॉर्मल तरीके से आप सिर्फ चार्ज अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। ये इसके फॉर्मूले हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन द कूलम्ब पर सेकेंड। कैसे, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड आपकी ऐसे यूनिट बन जाएगी करंट की। और ऐसे यूनिट तो छोड़ो, कूलम्ब पर सेकेंड को हम एक नए नाम से बोलते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, एम्पियर। एम्पियर से भी इसको डिनोट करते हैं। एम्पियर बोलो या कूलम्ब पर सेकंड बोलो, एक ही बात है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एम्पियर इज इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इज डिनोटेड बाय लेटर ए, कैपिटल ए से डिनोट करना है, स्मॉल ए से नहीं। अब देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, देखो मैं एक पेज ऐड करता हूं, ब्लैंक पेज समझाने के लिए, ऐड अ पेज। ठीक है बेटा जी, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। कूलम्ब का ऐसा यूनिट क्या है, सॉरी चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, टाइम का कितना है, सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड ले लो या फिर उसको आप क्या बोल लो, एम्पियर बोल लो। ये बात हो गई करंट की ऐसा यूनिट की। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मैं बताऊंगा ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, बट एक बार के लिए बता दूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और अब यहां से है ना हम डेफिनेशन देते हैं कि करंट 1 एम्पियर कब होगा। ठीक है, मान लो फॉर्मूला लगाया I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। लेट्स अज्यूम कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो होता है किसी कंडक्टर में तो हम कह सकते हैं उसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है कि एम्पियर इज डिफाइंड एज द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूविंग पास्ट अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है तो उसे हम 1 एम्पियर बोलते हैं। इफ there are 6.241 into 10 to the power 18 electrons flowing through our frame in 1 second, then the electric current flowing through it is 1 एम्पियर। दो डेफिनेशन याद कर सकते हो आप, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो भी 1 एम्पियर, या फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया तक जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तुम्हारे पास में करंट के दो टाइप, एक आता है हमारे पास में बेटा कन्वेंशनल करंट फ्लो और दूसरा आता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। करंट के डायरेक्शन है, देखो अभी मैं मेंशन भी करने वाला हूं कि ये ना ये स्केलर क्वांटिटी है, स्टिल इसके पास में डायरेक्शन है।
ठीक है, पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कन्वेंशनल करंट फ्लो क्या होता है? द कन्वेंशनल करंट फ्लो इज द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड फ्लो। ये एक्चुअल में क्या हुआ था, जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले ही एक साइन कन्वेंशन दे दिया गया था करंट को लेकर। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है इसे हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये जो करंट कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं हम, ये तब की बातें हैं जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर तक भी नहीं हुआ था। वी कांट इवन डिस्क्राइब कि उस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी देख लिया, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि करंट जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, उसके थ्रू ये डायरेक्शन मिल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट फ्लो बोलते हैं। इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे। लेकिन जो हमारा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल and electron are negatively charged and are therefore attracted to the positive terminal। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो किसी एक टर्मिनल से निकलेंगे, तो वो कौन से निकलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से। जाएंगे किसमें? पॉजिटिव पे ही जाएंगे अट्रैक्ट होके। तो ये जो फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, और एक्चुअल में देखा जाए तो यही क्या होता है? हमारा करंट। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ना सारे सर्किट्स और सारे कंपोनेंट और सब जगह पे हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा डायरेक्शन पढ़ते हैं? कन्वेंशनल। और पर फिर इससे एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कन्वेंशनल करंट के फ्लो के डायरेक्शन के बिल्कुल ही क्या है? अपोजिट है। तो देखो बेटा, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट किधर जा रहा है? प्लस से माइनस, और जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, लेकिन यूज कौन सा करते हैं हम? प्लस से माइनस वाला। ठीक है, अब तुम्हें मैं बोला था ना, मैं बताऊंगा व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, इसका आंसर सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू डिफाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? चार्ज पार्टिकल के फ्लो से डिस्क्राइब कर रहे हैं। इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर होती है, बिकॉज इट फॉलोज द स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। करंट को सीधा एडिशन से जोड़ा जा सकता है, किरचॉफ का लॉ आएगा, वहां पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि करंट को हम सीधा जोड़ सकते हैं बिना किसी वेक्टर अलजेब्रा के। तो सीधी सी बात है, वेक्टर रूल्स को फॉलो करेगा नहीं, और ये पहला रूल, पहली बात हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इट मींस द टोटल करंट फ्लोइंग इन द वायर्स विल नॉट वेरी इफ द एंगल बिटवीन द वायर्स इज चेंज। अगर एक वायर और दूसरे वायर के बीच में सर्टेन एंगल बना के हमने करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर दिया, तो करंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट की वैल्यू में दो वायर्स के एंगल बना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं कि जब एंगल का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो वापस वेक्टर की वाली बात आई नहीं रही यहाँ पे, और जब वेक्टर की बात आई नहीं रही है तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। दो बातें हैं, वायर्स एक दूसरे के साथ सर्टेन एंगल बना ले तो भी वेक्टर्स रूल ही फॉलो करेंगे, करंट उनमें वैसा ही फ्लो होगा। और दूसरी बात, हम इसको क्या, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब सीधे तरीके से भी करंट को जोड़ सकते हैं, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी। आप यही आंसर दोगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास में फेमस और सबसे पॉपुलर और सबसे इजी लॉ। ठीक है, ये क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे आप लोग। ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? सबको पता है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। किसी करंट में किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा उसके अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो V इक्वल्स टू IR। और तुम जानते होगे यहाँ पे जो हमारे पास में आ रहा है ये क्या है? रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस R इज नोन एज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है? वैल्यू है। यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस एंड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट तो ओम होती है, सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। V इक्वल टू क्या है? IR है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं हम कंबाइन फॉर्म में? ओम बोलते हैं। ठीक है, और ये मटेरियल की शेप साइज पे डिपेंड करता है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि मटेरियल कैसा है तुम कुछ जानते हो। एक लोहे का रेजिस्टेंस जो होगा काफी लो होगा, और एक हम लकड़ी की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होगा, और ये रेजिस्टेंस भी किसी चीजों पे डिपेंड होता है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं।
देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, आर इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आई। तो हम इसके थ्रू डेफिनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज और करंट का क्या होता है, ये रेशियो होता है। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसकी वैल्यू नहीं बदलती हर पॉइंट के लिए। तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ये नहीं आपके V और आपके I की वैल्यू नहीं बदल सकती। V और I की वैल्यू बदल सकते हैं, बट उनका जो रेशियो लिया जाएगा उस रेशियो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम और 1 वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो। फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पहला, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वन बाय वन देखते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। जैसे कि मान लो ये मेरे हाथ में जो पेन है, यही हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा कंडक्टर का, ये उस पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब, अगर मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये इसको ऐसे समझो तुम लोग, कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास में ना एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है। इसमें से है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और वो सारे के सारे इधर जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू अच्छी है, ठीक है। मुझे करंट की वैल्यू और इंक्रीज करनी है, इन द सेंस रेजिस्टेंस कम ही करना है ना। अच्छा, मैंने एक बात बोली नहीं आप लोगों को, वो मैंने ये बताया कि यहाँ पे आप देखो तो ढंग से देखो, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/I हो रहा है। तो मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अपने को तो मोस्टली क्या होता है, अपने को जितना इनपुट दिया उतना करंट चाहिए, अपने को करंट को रोकना तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसका एरिया इंक्रीज करूंगा तो एरिया इंक्रीज करने से और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, वो होता है ना एक, कि पहले पाइप पतला है उसमें से पानी कम फ्लो हो रहा है, लेकिन पाइप की थिकनेस इंक्रीज कर दो तो पानी और ज्यादा तेजी से जाएगा। वही सीन है, थिकनेस इंक्रीज करने से आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत इजीली और बहुत आराम से होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, पहली बात। दूसरा, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे भी डिपेंड होता है। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए लेंथ को भी बढ़ा सकते हो। कैसे, तुम खुद सोचो, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसको, करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने के लिए, अगर उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, ज्यादा है। और जब ज्यादा एनर्जी यूज होगी तो सीधी सी बात है, करंट कम फ्लो होगा, और करंट कम फ्लो होगा तो किसकी वैल्यू हाई होगी बेटा, आर की। मैं इसको रिलेशन से समझाता हूँ, देखो, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। अगर मैं इंक्रीज कर दूं लेंथ को, लेंथ इंक्रीज करूंगा तो सीधी सी बात है, मुझे कौन सी चीज बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो और रेजिस्टेंस ऐसा इसलिए ज्यादा कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल है। तुम खुद सोचो ना, ज्यादा लंबी दूरी के लिए हमारे ऑब्स्टेकल्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी वहां पे। ठीक है, तो एरिया का ये हो गया मैटर, ये प्रॉब्लम हो गई लेंथ की। इन दोनों चीजों से अपन रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बता सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो मैं अभी बता के आया हूँ कि लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ग्लास, इन सब का रेजिस्टेंस हाई होता है। जबकि कंडक्टर्स में ले लो, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास में, ये सारी की सारी चीजें ना अच्छी खासी कम रेजिस्टिविटी वाली है, तो इनमें करंट अच्छे से जा सकता है। और इन सब की पॉइंट्स को कंबाइन करूं मैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, और ये इनको कंबाइन करूंगा तो आर किसके बराबर आएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बेटा एक नया कांस्टेंट वापस आ जाएगा यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, रेजिस्टिविटी वापस एक रो से डिनोट करते हैं, इट इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है हर एक मटेरियल के लिए। ठीक है बेटा, देखो डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी क्वांटिफाइज हाउ मच अ मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई मटेरियल कितना करंट को रोक पाएगा, उस मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स हाउ इजीली अ मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मूव थ्रू इट। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने इजीली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो मटेरियल डिसाइड करेगा कि मटेरियल कैसा है, उस प्रॉपर्टी की को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, मटेरियल्स विद लो रेजिस्टिविटी आर अ गुड कंडक्टर। जिनका रो कम है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी है, क्योंकि
ये प्रॉपर्टी कम होगी तो सीधी सी बात है करंट अच्छा जाएगा। एंड एग्जांपल के लिए कॉपर हो गया ये सब। While the materials with the high resistivity are a good insulators like रबड़, प्लास्टिक वगैरह ये सब, इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है तो इनका करंट लो होता है। ठीक है। अगर ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसमें अगर मैं लेंथ ले लूं 1 मीटर और इसमें एरिया ले लूं, सॉरी एक बार वापस करते हैं, इसमें लेंथ ले लें हम 1 मीटर और इसमें यहाँ पे हम एरिया ले लें 1 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना ले लें 1 ओम। ठीक है। और 1 ओम ना भी लो तो सिर्फ बस ठीक है ये वैल्यू ले ली, लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन 1। तो उस कंडीशन में हमारे पास में आर किसके बराबर आएगा, रो के बराबर आएगा। तो रेजिस्टिविटी की एक नई डेफिनेशन बनेगी यहाँ से, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का ये वो रेजिस्टेंस होता है जो ऑफ दैट मटेरियल हैविंग अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के तभी बराबर होगा जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब सब कुछ 1 1 रखोगे तो आपके एक आइडियल कंडीशन आएगी जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर है। ठीक है। इसका सिंबल जो होता है रेजिस्टिविटी का वो रो होता है। ठीक है। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी ओम इंटू मीटर होती है। मैं ऐसा यूनिट निकाल के बताता हूँ इसकी। ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया आर का फॉर्मूला क्या आ गया, रो एल अपॉन ए। ठीक है। इसकी होती है ओम, इसका हो जाएगा रो, इसका इंटू हो जाएगा 1 मीटर या फिर इसका हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट, ये मीटर जो बचा है नीचे वो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रो की ऐसे यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। ठीक है। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कहाँ गया वो, ये रहा, ओम इंटू इसकी मीटर हो जाए, ओम इंटू मीटर इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी। ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में नया टॉपिक आ रहा है करंट डेंसिटी। ठीक है। करंट डेंसिटी बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से। ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, इसमें से कितना फ्लो हो रहा है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से कितना हो रहा है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है उसमें से कितना फ्लो हो रहा है। तो देखो सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करंट डेंसिटी क्या चीज होती है, द करंट डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितना करंट गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो हो रहा है। एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि करंट डेंसिटी डिपेंड हो रही है एरिया पे, और वी नो दैट कि एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एरिया वेक्टर सुना है ना आपने फर्स्ट चैप्टर में, तो बस, तो करंट फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे हम करंट डेंसिटी बोलेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मीनिंग इट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है ही क्योंकि जिधर करंट जा रहा है उधर ही है ना इसका करंट की, इसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी, और जिधर करंट जा रहा है उसी तरफ इसका डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है बट इसको करंट की जैसे सीधा नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये एरिया पे डिपेंडेंट है। फॉर्मूला देखो इसका बेटा, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए करंट डेंसिटी। ठीक है। यहां से इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आई किसके बराबर रहेगा, जे डॉट ए वेक्टर के, और यहां से जे डॉट ए को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, जे ए कॉस थीटा। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में करंट का एक और फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास में करंट, बट फॉर्मूला तो मेन यही है। ये क्या है हमारे पास में, करंट डेंसिटी है, ये हमारे पास में करंट डेंसिटी है। ठीक है। चलो, कितना एरिया में फ्लो हो रहा है तो आ गया होगा समझ में। चलो, अब आती है हमारे पास में दो नई टर्म्स। पहला आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल समझ लो इसको। ठीक है। तो कंडक्टेंस जस्ट जी से डिनोट कर, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो आप, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू उसको 1 अपॉन में डाल दो, रेसिप्रोकल, तो हमें मिलेगा कंडक्टेंस। इट्स ऐसा यूनिट इज साइमन, साइमन से डिनोट कर सकते हो या फिर ओम इनवर्स से बता सकते हो। कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस की उल्टी है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, और कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो तुम्हारे को एक बात बताते हैं, सिल्वर का कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है। सिल्वर का कंडक्टेंस ज्यादा होने की वजह से उस बेचारे सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी, ये भी वही बात होगी। कंडक्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं एंड इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी।
इसका अगर आता है ऐसे यूनिट साइमन, तो इसका आता है साइमन पर मीटर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां तक तो थे हमारे थियोरिटिकल। वैसे इस चैप्टर का है ना 60% पोर्शन थियोरिटिकल है, ढंग से देखा जाए तो। इतना कोई मेजर डेरिवेशन इसमें नहीं है जो चैप्टर नंबर 1 और 2 में आए थे, बड़े बड़े डेरिवेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके चैप्टर नंबर 4 में वापस एक बड़े डेरिवेशन आने वाला है, ठीक है, उसको हम कल देखेंगे। तो देखो, अब आ रहा है हमारे पास में ओम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ नॉर्मल होता है V इक्वल्स टू आई आर। अब हम इसे निकालेंगे वेक्टर फॉर्मेशन में कि वेक्टर में ओम्स लॉ कैसा दिखता है। If the E is the value of electric field in a conductor of length L, then the potential difference across its end। मान लो कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है L, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, सॉरी सॉरी उल्टा बोल गया मैं। किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E और उसमें लेंथ कितनी दे रखी है, L दे रखी है। तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय L। तुम्हें ध्यान होना चाहिए ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ में रिलेशन आना चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr होता है, जो मैंने बताया था सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, ये होता है। बट अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड यूज करते हैं E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, तो ये जो वैल्यू है ये थोड़ी चेंज हो जाती है, विच इज E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय L। तो यहाँ से V किसके बराबर आ जाएगा, E इंटू L के। तो ये आ गया, ठीक है भाई साहब। फिर फॉर ओम्स लॉ से क्या कह सकते हैं अपन, ओम्स लॉ से वापस V इक्वल्स टू क्या है, IR है। ठीक है, R की जगह पे अपन फॉर्मूला किसका डाल सकते हैं, रो L अपॉन A का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, और इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। रुको, एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे था ना पेज, कहाँ गया, ब्लैंक पेज, ये रहा। देखो, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेशन चाहिए। V का फॉर्मूला क्या है, E इंटू एल। V का फॉर्मूला क्या होता है, IR भी होता है। बट वी नो दैट कि R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। दोनों तरफ इक्वेशंस में V बराबर आ रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं E इंटू एल इक्वल्स टू आई रो L अपॉन A। L से L कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई अपॉन A रो, और ये आई अपॉन A को क्या लिखते हैं, J। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J रो। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये रो हो गया, बस इतना ही होता है हमारे पास में। इसे ही क्या बोलते हैं हम, ओम्स लॉ बोलते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया, J रो आ गया हमारे पास में, रो J लिख सकते हो, इसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, चलो आप अगर इसको कंडक्टिविटी में निकालना चाहे तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल्स टू J, रो की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। क्योंकि तुम्हें बता दूं, कंडक्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टिविटी की। 2 मिनट पहले ही बात करी थी मैंने। तो रेसिस्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो, लिख दिया मैंने। ये जो सिग्मा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो J इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा E आ जाएगा। तो ये भी ओम्स लॉ है, ये भी हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ गया समझ में वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, ये मैंने साइड में ना कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टिविटी की टर्म्स निकाल रखी है जो आपके लिए काम में आने वाली है। कुछ 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 को पढ़ना है, आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक की वैल्यू गिवन नहीं होती न्यूमेरिकल में। हमेशा मिल तो जाएगा, बट हर बार मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो, सिल्वर याद रख लेना, कॉपर याद कर लेना आप, कॉपर की रेसिस्टिविटी की वैल्यू। कॉपर एनिल्ड वाला नहीं, टंगस्टन याद कर लेना, आयरन हो गया आपका, मैगनीन हो गया, प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम हो गया हमारा, कॉन्स्टेंटेन हो गया, और कार्बन हो गया, कार्बन ग्रेफाइट नहीं। फिर आ गया हमारे पास में क्वार्ट्स हो गया। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या 9 के आसपास ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाई है, आपको इनकी वैल्यूज याद करनी है। कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स प्लस फिजिक्स की थ्योरी, इन सब में इनकी वैल्यूज बहुत ही मैटर करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये भी थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है वो समझा दूंगा पहले, और उसके बाद में रिलैक्सेशन टाइप भी समझा देता हूं। देखो, वेट अ सेकेंड। तो देखो, हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, अज्यूम करो ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, इसकी लेंथ कितनी होगी, एल होगी बेटा। अब अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो होंगे ना जब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, वोल्टेज लगाऊंगा। तो ये मैंने बिना किसी, नो वोल्टेज, ठीक है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तब इसका डायरेक्शन क्या है, रैंडम। एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर जा रहा है, फिर एक इधर जा रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर आ रहा है और एक इधर।
तो रैंडम मोशन में वो मूव हो रहे होते हैं जब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है। बट जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आर्मी मार्च करती है ना, वैसे के वैसे एक तरफ ये मूव करने लग जाएंगे। और इस समय जो इनकी वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो मतलब एक रैंडम मोशन हो रहा है ना उनका, उस रैंडम मोशन को बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएंगे, जिस तरफ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे। और ये जो स्पीड है इनकी, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें एक सिंपल वे में बताई है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स के बीच में लगने वाला जो है ना टाइम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन आया, वो आगे वाले से टकराया, टकरा के फिर किसी और से टकराया, तो उसकी जो दो कोलाइजन हो रहे हैं सक्सेसिव कोलाइजन, उन दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच की डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मैं भी आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आगे आपको समझ में, चलो चलो शुरू करते हैं। मेटल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नियरली 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी वजह से ही कंडक्शन बनने वाला है। एट द रूम टेम्परेचर देयर रैंडम वेलोसिटीज कॉरेस्पॉन्ड टू द 10 टू द पावर 5। उन सब की रैंडम वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, इनकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है, 10 टू द पावर 5 मीटर। द एवरेज रैंडम वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0। तो इन सब का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 0। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1, दूसरे की u2 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट वाले की क्या है, un। डिवाइडेड बाय, अगर मैं सबका नंबर करूंगा तो मुझे एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मेरे को क्या मिल रही है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिली। वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। हम बात किसकी कर रहे हैं, चार्ज की जगह पे हम बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो क्यू की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, माइनस का ई पुट कर देंगे। डन। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऑल्सो दे अंडरगोज एक्सेलरेशन। अब जब हम जैसे ही उसको अप्लाई करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह अप्लाई करेंगे, तो वो एक रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाकर वो किस तरफ, एक सर्टेन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो वहां पे फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = ma। वहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F/m। बात समझ में आ रही है, वहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F/m आ जाएगा बेटा। और अब इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास में F=QE आया, मैं इसको कहां पुट कर दूंगा, फोर्स की जगह पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते जाता है स्टेप बाय स्टेप। एवरेज टाइम टोटल that elapse between the into two successive collision of an electron is called relaxation time। वही बात हो गई ना, बताया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच लगने वाला टाइम कितना है, रिलैक्सेशन टाइम। इट इज गिवन बाय टाउ। टाउ से डिनोट करते हैं इसको। तो एवरेज टाइम मतलब पहला वाला इलेक्ट्रॉन की पहली कोलिजन का टाइम t1, दूसरी कोलिजन का टाइम t2 डैश 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 tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। और जब वो रिलैक्सेशन टाइम है, उसके पास में वेलोसिटी भी है, तो एवरेज वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, v = u + at। 11th क्लास में पढ़ा था ना आपने, v = u + at। यहाँ पे जो v है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये u जो है वो उनकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है। तुम्हें पता ही है स्टार्टिंग वेलोसिटी उनकी एवरेज जो आई थी वो 0। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। यू की जगह पे तो 0 आ चुका है बेटा, ए की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, टाउ को वैसे ही रहने देंगे। तो देखो ए की जगह पे जैसे ही वैल्यू ये आई है, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, इसको यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आएगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, डेफिनेशन पे जाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है तो वहां पे कोई वेलोसिटी नहीं होती है, रैंडम मोशन होता है, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है कि इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तुम फॉर्मूला में देख सकते हो ई की वैल्यू 0 है ना, तो वीडी भी कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास में आ रहा है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हम इसमें रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकलेगा। लेट्स वी हैव अ कंडक्टर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और इसकी है ना लेंथ वगैरह कितनी होगी, एल होगी, अज्यूम करो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ये येलो वाली लाइन जो है वो किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रही। तो ये है हमारे पास में पॉजिटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी ये है हमारे पास में पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारे पास में आ रहा है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी। तो अब हमारे पास में आ रहा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, लेट्स अज्यूम वी हैव अ कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है हमने येलो लाइन से डिस्क्राइब कर रखा है। कंडक्टर का एरिया होगा, अज्यूम कर लो ए, कंडक्टर की लेंथ को हम ले लेंगे एल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट भी जाता है, और डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर की जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है आपको, ब्लू 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 जितने भी है, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि करंट इधर जा रहा है। तो हमारा वेलोसिटी किधर होगी, उल्टी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका मतलब करंट हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है भाई साहब, इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टर का, एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ कर लेंगे तो हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। इफ द एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन है उसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब वो होता है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे। इन एसेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको अपन क्या किससे डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्मॉल एन से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। अगर मेरे को पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं उसको पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो थ्रू आउट द होल वॉल्यूम मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, और n की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, NaLe। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम निकाल दिया हमने, एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहां तक ये जो n है, n क्या है अपने पास में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वॉल्यूम से। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा n को वॉल्यूम से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर्स मिल जाएंगे कैपिटल N से। ठीक है, तो ये है हमारे पास कैपिटल N, n इंटू ए इंटू एल। फिर चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। तो n की जगह पे क्या रख दूंगा, NaL इंटू ई। मेरी बात समझ में आई, स्मॉल n a इंटू एल इंटू ई। ये आ गया हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला। और चार्ज की वैल्यू तो तुम्हें ध्यान में ही है बेटा जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो देखो इफ इलेक्ट्रॉन्स टेक t सेकेंड्स टू क्रॉस द कंडक्टर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्योंकि तुम देखो खुद बताओ, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को ऊपर भेज दूंगा और वेलोसिटी को नीचे ले आऊंगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया आपके पास में, और आपके पास में क्या आ चुका है बेटा जी, चार्ज भी आ चुका है। तो करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, करंट इक्वल टू Q बाय टी। ये यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा मिस हो गया, करंट का फॉर्मूला जो होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, चार्ज का जो भी वैल्यू आया है, क्या आया है चार्ज का वैल्यू, NeAl अपॉन, हम क्या कर देंगे, L अपॉन VD कर देंगे। L से L क्या हो जाएगा, कैंसल आउट बेटा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeVD हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये था हमारे पास में करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन। और ये जो रिलेशन आया इसमें सामने देख के ही पता पड़ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बट एक चीज का ध्यान रखना, डायरेक्शन उल्टे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्शन उल्टे हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नया डेरिवेशन आ रहा है आपके पास में। इस नए डेरिवेशन में क्या है,
डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हमें बतानी है, ठीक है। लेट्स अज्यूम if a m is the mass of an electron and tau is the relaxation time, then the drift velocity। मास दे रखा है और उसका रिलैक्सेशन टाइम दे रखा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ई कैपिटल ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय टाउ। बाय द वे जो आपके पास में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे जो माइनस का साइन आता है उसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पे लिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड ले लिया, वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। यहाँ पे बता साइड में लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे पुट कर दिया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा एन ई ए वी डी, करंट का फॉर्मूला हो गया एन ई ए वी डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपके पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एन तो एज इट इज ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज है, एरिया वैसा के वैसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे जो वैल्यू डाली है उसको डाल दिया हमने, पुट कर दिया, ये हो गया एन ई ए ई वी टाउ अपॉन एम एल, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, देखो मैं इसको करके बताता हूँ, आई इक्वल टू एन ई ए और वी डी की जगह पे आप फॉर्मूला लोगे ई वी टाउ अपॉन एम एल, वी को यहीं पे रहने देते हैं, करंट को डिनोमिनेटर में लाके बाकी सारी टर्म्स उधर भेज देते हैं। तो जैसे ही मैं करंट को इधर ऊपर की तरफ नीचे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा एम एल तो ऊपर आ जाएगा अपॉन एन, ये ई और ई क्या बन गया, ई स्क्वायर बन गया, ये टाउ ऐसा कैसा और एरिया ऊपर है तो वो ऊपर आ गया, और रिलेशन क्या बन गया वी अपॉन आई। अब ये वी अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं, आर, तो आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये आ गया हमारे पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ फिक्स टेम्परेचर द क्वांटिटीज m और l n e tau and a all have the constant values for a conductor। इन सब की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी फिक्स टेम्परेचर पे, इस वजह से इन सभी कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट दे देंगे r, ये रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। तो सीधी सी बात है वी अपॉन आई ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट को r दे दिया, तो वी अपॉन आई क्या हो गया r, और ये जो है क्या है, ओम्स लॉ है, और इसको हमने किससे डिस्क्राइब करा है, किससे डिस्क्राइब करा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से डिस्क्राइब करा है, ठीक है। चलो अब अपन आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास में रेजिस्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टिविटी किस टर्म में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्मेट में दे रखी है। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बट रेजिस्टेंस का जस्ट एक फॉर्मूला अभी निकाला है एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए, तो इसको भी हम कहां पे डाल देंगे, और ये रहा, जैसे ही मैं इन दोनों को बराबर पुट करूंगा, जैसे कि देखो रो एल अपॉन ए किसके बराबर पुट करेंगे हम, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए के बराबर, तो एल से एल कैंसिल आउट, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो हमारे पास में रो किसके बराबर आ जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास में रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इसको इंपॉर्टेंट में डाल देना क्योंकि ये पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम में रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, क्योंकि हर कोई भी निकाल सकता है रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन है, लेकिन ये निकालना पूछा जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज पता पड़ रही है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन से वो इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंड्स ऑन इट्स टू पैरामीटर, दो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, पहला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n के ऊपर और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है ना, वो डिपेंडेंट है। दूसरा द रिलैक्सेशन टाइम टाउ और एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, रो किस पे डिपेंड होता है, टाउ पे भी डिपेंड होता है, तो इन दोनों का हम कह सकते हैं कि रो टाउ पे डिपेंड है, रो किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा जी। अब आपके आ रहा है एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं हम मोबिलिटी, मोबिलिटी भी इजी टॉपिक है, मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, एंड द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद में कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे, ठीक है।
अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाओगे तो मोबिलिटी भी ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाओगे तो वो भी कम लगेगी। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, उसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा ना बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसके और भी फॉर्मूले निकालने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये पूरा फॉर्मूला, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो सामने ही पता पड़ा है डिवाइड बाय ई करना है, तो जैसे ही मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसका फॉर्मूला में डिवाइड मारूंगा तो म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम, और ये ई हो गया, ई से ई कैंसिल आउट, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम बी होता है। ध्यान रखना इसका। इसके ऐसे यूनिट आ जाएगी आपके पास में मीटर स्क्वायर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर, फिर आ जाएगा कूलम। और प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूजुअली यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी। तो ये इसके क्या हो गए, 3 ऐसे यूनिट्स। और ये जो ऐसे यूनिट्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर, और यही आ जाता है एमसीक्यू में। एक नंबर की चीज को आप क्यों मिस करना चाहेंगे, थोड़ा तो बेसिक सेंस है ना। तो वैसा होता है हमारे पास में। एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओम्स लॉ विच स्टेट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हैज अ लिमिटेशन। ओम्स लॉ की भी लिमिटेशन है बेटा, कि इट डजंट अप्लाई ऑल द मटेरियल्स, और सर्किट कंडीशन सब पे अप्लाई नहीं होता है। टेम्परेचर ऊपर नीचे वेरी हो सकता है, मटेरियल कुछ भी लगा सकते हैं, सर्किट के कनेक्शंस अलग हो सकते हैं, वायर किसी और का बना हुआ हो सकता है। तो ओम्स लॉ सब पे वैलिड नहीं होता है। स्पेसिफिकली इट डजंट होल्ड ट्रू फॉर द यूनिलैटरल नेटवर्क्स। यूनिलैटरल मतलब दोनों ही डायरेक्शन में नेटवर्क्स हो रहे हैं, और नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड व्हेन टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन चेंज, कंडीशन बदल दो। उसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स ले लो जो लीनियर ग्राफ नहीं देते हैं, एग्जांपल के लिए कांस्टेंट वैल्यूज नहीं देते, सेमीकंडक्टर्स हो गए हमारे, ये लीनियर वैल्यूज नहीं देते हैं। लीनियर वैल्यूज का मतलब क्या, जितना आप v को बढ़ाओगे उतना i बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है, सेमीकंडक्टर्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन वहीं पे जाके रुक जाती है। उन बेसिस पे अपन दो तरह के कंडक्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं। एक आता है अपने पास में ओमिक कंडक्टर, और दूसरा आते हैं हमारे पास में नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। पढ़ लेते हैं इनको। ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स दैट स्ट्रिक्टली फॉलो ओम्स लॉ। स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब करेगा ही करेगा। दैट इज द वोल्टेज वेरीज लीनियरली विद द करंट। एन एग्जांपल ऑफ ओमिक कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड अदर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी हमारे पास में काम में आएंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फिर आता है नॉन ओमिक रेजिस्टर्स conductors, sorry. The non-ohmic conductors are these conductors that do not strictly adhere to Ohm's law. Ohm's law को फॉलो नहीं करेंगे बेटा, एग्जांपल के लिए। और हाँ, एग्जांपल ऑफ नॉन ohmic conductors are semiconductors and electrolytes। किसी सॉल्यूशन की बात कर लो जो केमिस्ट्री में यूज करते हो, या सेमीकंडक्टर्स की बात कर लो, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन तो वैसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो चलो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डेफिनेशन तो मैंने बता दी, अब इनके वन बाय वन करके। ये जितने भी लेफ्ट साइड वाले हैं वो ओमिक है, और राइट साइड वाले क्या है, नॉन ओमिक है। पहला डेफिनेशन देखो, कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ दैट इज करंट वेरी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये ओमिक। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ नोन एज द नॉन ओमिक। ठीक है, दूसरा रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इनका जो ग्राफ बनेगा लीनियर रिलेशन आता है करंट और वोल्टेज में, इसमें लीनियर रिलेशन नहीं आता है। ग्राफ कैसा भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। द स्लोप इज पॉजिटिव विद द स्ट्रेट लाइन, लेकिन द स्लोप इज अ कर्व्ड लाइन और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, और फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द ओमिक कंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग एज अ नॉन ओमिक। ये इंसुलेटर का काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर के जैसा काम करना शुरू कर देते हैं जब अपन टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज। मतलब टेम्परेचर बढ़ा हो तो आपके ओम्स लॉ जो वैलिड हो रहा था ना, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन से आते आते हर कहीं पे मुड़ जाएगा, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। और रेजिस्टेंस वेरीज एज पर द चेंज इन द टेम्परेचर, और इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। इसमें एग्जांपल हो जाएंगे मेटल रेजिस्टर और नाइक्रोम वायर्स।
इसमें हो जाएगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। और मैंने इनके ग्राफ बताए, तो देखो किस तरह से इसमें ना अपने पास में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन किस तरह से इसमें देखो इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज के साथ में करंट, बट करंट एकदम बढ़ गया, और इधर देखो करंट एकदम कांस्टेंट कांस्टेंट फिर एकदम से बढ़ गया, तो ये नॉन ओमिक है। ठीक है, और वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर भी इनमें फर्क पड़ता है। सॉरी, ये तो नया टॉपिक है हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। अब आता है हमारे पास में न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक है हमारे पास में वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर घटाने से हमारे पास में किस तरह से रेसिस्टिविटी बढ़ सकती है और घट सकती है, उनकी डिपेंडेंसी कैसी होगी वो पढ़ते हैं। इन द मोस्ट मटेरियल बोथ रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट। ज्यादातर ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ज्यादातर मटेरियल टेम्परेचर बढ़ाने से कोई किसके जैसा बिहेव करेगा, अच्छा कंडक्टर बन जाएगा सेमीकंडक्टर। कोई टेम्परेचर घटाने से अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, जैसे कि हमारे कंडक्टर्स हो गए। ये सब चीजें जो है उसकी डिपेंडेंसी देखो। पहला, कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस। कंडक्टर क्या करते हैं, इन जनरल रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अपनी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, क्यों, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के कोलाइजन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कोलाइजन ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, और कोलाइजन बढ़ने से रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। एज द टेम्परेचर राइजेस द एटम्स इन द कंडक्टर वाइब्रेट मोर वाइगरसली। ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होंगे, ज्यादा कोलाइजन करेंगे, स्कैटरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेक इट हार्डर फॉर देम टू मूव। इसकी वजह से वो एक दूसरे से आगे मूव नहीं हो पाएंगे, थस करंट कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, रेसिस्टिविटी जनरली डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हायर टेम्परेचर प्रोवाइड द मोर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलती है टेम्परेचर बढ़ाने से, जिससे अलाउइंग देम टू जंप टू द कंडक्शन बैंड और कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिससे वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। चैप्टर 14 में मैं तुम्हें कंडक्शन बैंड भी पढ़ाऊंगा। दस लोअरिंग रेसिस्टिविटी, जिससे रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अच्छे से, असेशन रीजन के लिए ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। बच्चों अब आ रहा है हमारे पास में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। एक्चुअल में क्या होता है देखते हैं इसको। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये एक वैल्यू होती है जो चेंज इन रेसिस्टिविटी, मतलब कि रो और रो नॉट, मतलब बिफोर एंड आफ्टर रेसिस्टिविटी का डिफरेंस पर यूनिट रेसिस्टिविटी और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर उसके बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, समझो इसको कि देखो अल्फा को डिनोट करेंगे रेसिस्टिविटी में जो डिफरेंस होगा उससे, डिवाइडेड बाय मतलब कि पर यूनिट रेसिस्टिविटी, पर यूनिट क्या, टेम्परेचर में डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है इसका। अगर मैं इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो रेसिस्टिविटी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं या सिंप्लीफाई कर दूं तो हम क्या अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूं कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा रो माइनस रो नॉट अपॉन पर डिग्री रेसिस्टिविटी और ब्रैकेट में टेम्परेचर का क्या आ जाएगा, डिफरेंस। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट। इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ये इधर आएगा तो प्लस का रो नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में रो। इन दोनों में रो को कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर अल्फा टी माइनस टी नॉट और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये आप रेसिस्टिविटी निकाल सकते हो, रेसिस्टिविटी में चेंज कितना है या नई रेसिस्टिविटी कितनी हुई है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा जी, चलो तो आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा, एक सेकेंड, आपको यहां से समझ में आ ही गया होगा कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या चीज है। एक्चुअल में है ना, हर एक रेजिस्टेंस के लिए, हर एक रेजिस्टेंस वायर के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है
जो डिसाइड करेगा रेसिस्टिविटी को। रेसिस्टिविटी इंक्रीज तो अल्फा भी इंक्रीज, रेसिस्टिविटी डिक्रीज तो अल्फा भी डिक्रीज। ठीक है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड होती है, और ये भाई साहब किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे बता दूं रो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी पहले, बाद में क्या आएगी, रो क्या है हमारा, पहले क्या आएगा, और टी नॉट क्या हमारा, लोअर टेम्परेचर। समझाते हैं इसको भी। देखो अब यहाँ पे है ना, रो नॉट का मतलब होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग में किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है, रेसिस्टिविटी वो हमारी रो नॉट से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में हमारी रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो ये आफ्टर इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तब रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे रो। टी क्या है हमारा, टी हमारा फाइनल टेम्परेचर है, टी फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर। और टी नॉट क्या है हमारे पास में, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, और अल्फा तो आपको पता ही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो एक कांस्टेंट वैल्यू और हर एक मटेरियल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में भी इसका वेरिएशन सेम ही आता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट है, तो आपका ये जो भी फॉर्मूला बना है आपके पास में, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, इसमें जहां जहां पे भी रो और रो नॉट है वहां पे आप आर टी और आर नॉट भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस बाद के टेम्परेचर के लिए आ जाएगा, और यहाँ पे आर नॉट मतलब हमारे पहले के टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फा जो है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंडेंट होता है, अल्फा जो है टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो आप रेजिस्टिविटी को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे बेटा, तो आपके रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कोई भी कंडक्टर अच्छा कंडक्टर का काम कर तो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा कंडक्टर जो है वो इंसुलेटर के जैसा बनने लगेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि कंडक्टर पूरा इंसुलेटर बन जाएगा, बट उसके जैसी रेजिस्टिविटी वो अचीव करना शुरू करेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज होती है मेटल्स के लिए। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है पॉजिटिव अलॉयस के लिए, और अल्फा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर्स के लिए। रिपीट कर रहा हूं, अल्फा पॉजिटिव लार्ज में आएगा तो मेटल्स, अल्फा पॉजिटिव स्मॉल में आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अलॉयस, और लेकिन अल्फा नेगेटिव आएगा तो वो हमारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, और फिर आ रहा है हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हम पढ़ते हैं वो क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं, जहां पे तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस को हम देखेंगे एक बार सीरीज में, और रेजिस्टेंस को फिर देखेंगे हम पैरेलल में। चलो शुरू करते हैं। अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर जॉइंट एंड टू एंड एंड द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम। हर एक में सेम करंट फ्लो हो रहा है और एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज में जुड़ा हुआ है वो। और व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, और उस पूरे कॉम्बिनेशन पे क्या लगा रखी है हमने, बैटरी अप्लाई कर रखी है, पोटेंशियल लगा रखा है। चलो तो देखो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, और तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास में R3 कनेक्टेड है। इन तीनों पे पैरेलली हमने वोल्ट मीटर एक V1, V2 और V3 लगा रखा है, कंप्लीट बैटरी लगा रखी है, की लगा रखी है, और एक अमीटर लगा रखा है टू मेजर द करंट। ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट जो है हमारे पास में बैटरी से निकला, पॉजिटिव से होता हुआ क्या जाएगा, पहले R1 के पास जाएगा, फिर करंट R2 के पास जाएगा, देन उसके बाद में वो किसके पास जाएगा, R3, और करंट हमारा इस तरफ से आ जाएगा फ्लो के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे R1, R2, R3 की वैल्यू अलग है। करंट जो है हमारा हर जगह पे क्या फ्लो हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन इस पे अलग अलग वोल्ट मीटर लगे हैं, तो इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, V2, V3। तो देखो R1, R2, R3 तो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं सीरीज में, V जो है उनका टोटल पोटेंशियल लगा रखा है, हमने कहां से दे रखा है, वो V बैटरी से दे रखा है। ठीक है, और इंडिविजुअल हमारे पास में इनके पर्टिकुलर V1, V2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंसेस है अक्रॉस R1 पे, R2 पे और R3 पे। ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेम है। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1। बट ओम्स लॉ से मैं क्या लिख सकता हूं,
V इक्वल टू आई आर, V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू आई आर थ्री। तीनों में अलग अलग है। और एक और चीज, ये जो है ना V और हमारा जो R है वो बदलेगा, लेकिन करंट जो है हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। तो जैसे ही आप इन तीनों पोटेंशियल्स को जोड़ते हो, यहाँ पे V1 V की जगह पे डालोगे आई आर, V1 की जगह डालोगे आई आर वन, V2 की जगह पे पुट करेंगे आई आर टू और V3 की जगह पे क्या जाएगा आई आर थ्री। तो इससे हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से आई, यहाँ पे आई और ये एक और आई, सारे आई क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इजी था। अब हमारे पास में आ रहा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, तुम्हें पता ही है, एक के बाद एक नहीं, एक के साथ में एक को हम अटैच करते हैं, उनको इंडिविजुअली कॉलम वाइज रखते हैं। तो देखो, अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल, उनको पैरेलल तब बोला जाएगा कनेक्शन इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द वन पॉइंट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट से और रेजिस्टेंस के दूसरे सारे पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इन सभी पॉइंट्स का एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके सभी पॉइंट्स ए और इनके सभी पॉइंट्स बी के बीच में है, तो इनका पोटेंशियल क्या रहेगा सबके लिए सेम। बैटरी कनेक्टेड है, एक की कनेक्टेड है और एक हमारे पास में अमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी से करंट जो निकलेगा वो इस जगह से होता हुआ ए पॉइंट से करंट 3 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट को 3 नए रास्ते मिल गए, तो करंट हमारे पास में आ जाएगा बेटा I1 और I2 और I3 हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, क्योंकि इनके लिए V की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। एक ही पॉइंट है हमारे पास में A और B। ठीक है भाई साहब, वापस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, V उनका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट जो है I से डिनोट होगा टोटल करंट, बट करंट आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 पार्ट्स में वो करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। इसमें आधा गया, इसमें थोड़ा गया, इसमें थोड़ा गया। तो वो जब इसमें गया तो नए करंट्स हमारे पास में क्रिएट हो जाएंगे। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 I2 I3। ठीक है, और टोटल करंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ओम्स लॉ से क्या होता है हमारे पास में, करंट की वैल्यू I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये इंडिविजुअल करंट्स हमने यहाँ पे रखी है। और जैसे ही हमारे पास में I1 I2 I3 की वैल्यूज आई है, इन्हें हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें वैल्यूज मिलेगी I इक्वल टू, I की जगह पे आ जाएगा V अपॉन RP। P लगा रखा है बेटा तो पैरेलल है, RP मतलब पैरेलल का इक्विवेलेंट है, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I की जगह पे आ गया R V अपॉन RP, I1 की जगह आ गया V अपॉन R1, I2 की जगह आ गया V अपॉन R2 और I3 की जगह पे आ गया V अपॉन R3। तो इस तरह से हमने वैल्यूज रख दी। अब जैसे ये वैल्यू रखी यहाँ पे, इसमें तो V आ गया और इधर हमारे पास में V कॉमन आ गया, दिस V एंड दिस V विल कैंसल आउट। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये सारे के सारे अगर n टाइम्स हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn। तो ये इस तरह से हमारे पास में हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, चलो आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। और बच्चों देखो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह नहीं, सॉरी, कोई भी टॉपिक में अगर डाउट वगैरह है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और आपके क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिए उन दोस्तों को जिनको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जा सके और उन बच्चों के 95 प्लस आ सके। जो केपेबल बच्चे हैं, जो रेगुलर घर पे रह के पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारे पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ईएमएफ। ठीक है, नाम में फोर्स है लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ये एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू होती है, करंट की वैल्यू नहीं होती है, ना ही ये फोर्स होता है। ये क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है। बट थोड़ा सा कैच है, देखो देखते हैं क्या होता है। द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from its lower potential terminal to higher potential terminal। ईएमएफ को ऐसे समझो कि देखो, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐड अ पेज। ठीक है, हमारे पास में कोई सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में हमारे पास में यहाँ पे क्या लग रहा है, एक कंपोनेंट,
और ये कंपोनेंट बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, टीवी, वट एवर इट इज, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास में क्या लगी हुई, एक की लगी रखी है, और हमने इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, एक सोर्स से कनेक्ट रखा है, बैटरी मान लो, ठीक है, या सेल मान लो, आप जो भी बोलना चाहे। तो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल आएगा यहां से लेकर यहां तक, उसको तो बोलते हैं हम वी, और वी को वोल्ट की ऐसे यूनिट से बताते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल बोलते हैं पूरे सर्किट में। लेकिन कभी सोचा है बैटरी, बैटरी के अंदर, ये बैटरी के दो टर्मिनल्स है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो ये कुछ ऐसा होगा हमारे पास में, ठीक है। और दोनों टर्मिनल के बीच में इन इलेक्ट्रोड्स में ये कौन सा वाला इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव, ये कौन सा है हमारे पास में, नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल है ना बेटा, यहां से लेकर मतलब इस प्लस से लेकर घूम के वापस कहाँ है, इस नेगेटिव, तो बाहर बार जो पोटेंशियल है वो तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो उसे। लेकिन जो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। और ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। और मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम्हें समझ में आया नहीं होगा डेफिनेशन से, लेकिन अभी ये बेटर क्लियर हुआ होगा। द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स in taking a unit positive charge from its lower potential terminal to higher potential। इसके लास्ट लाइन में लिखा है लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में लगता है। इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट के लिए एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए टर्मिनल्स के बीच में, इस बात का ध्यान रखना। और इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में अप्लाइड होता है, ठीक है। अब ओपन सर्किट कब होगा, जब बैटरी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होगी। अब बैटरी जब सर्किट से कनेक्टेड नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास में वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ईएमएफ को स्मॉल ई डब्ल्यू अपॉन क्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो देखो ना, ये पोटेंशियली तो हुआ, वी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, और ईएमएफ का फॉर्मूला भी क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होता है टर्मिनल्स के बीच में, वही हमारा ईएमएफ है, ठीक है। ये डायग्राम में क्लियरली मेंशन है, देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, ठीक है। ए से ए तक जा रहे हैं, फिर हमारे पास में बैटरी है नेगेटिव टर्मिनल, फिर दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल, और मूव होके वो आ रही है। तो जब ये की ओपन है, इसको बोल लो ओपन सर्किट, इस समय सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास में वोल्टेज अप्लाइड है, सर्किट जो है वो क्या है, क्लोज है, और सर्किट जब ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ, और क्लोज में पोटेंशियल डिफरेंस। इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सप्लाइज द वन एनर्जी ऑफ 1 जूल फॉर द फ्लो, ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल supplies energy of 1 joule of flow 1 coulomb of charge through the whole circuit, then its EMF is said to be 1 volt। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट तो वोल्ट ही होती है, लेकिन 1 वोल्ट कब होती है, जब सर्किट के अंदर हम 1 जूल का एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल की मदद से, और उसके अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट का ईएमएफ है, ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब क्या होता है, बात कुछ और है, क्या कुछ और रहा है। देखो, ईएमएफ मींस द फोर्स दैट पुशेस द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। ये वो फोर्स या ये वो वोल्टेज होती है जो किसको पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। सिंस ईएमएफ डज नॉट हैव सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, ईएमएफ का कोई ओरिजिन नहीं होता है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं बोल सकते तुम, ना इसको फोर्स बोल सकते हो। इट हैज द नेचर ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड नॉट दैट द फोर्स। इसका काम पोटेंशियल का होता है, ठीक है, पुश करने का काम होता है, लेकिन ये फोर्स में नहीं आएगा। फिर हम इसे टेक्निकली किस में रखेंगे, पोटेंशियल में रखेंगे, ठीक है। अब आती है बात बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस विद इन अ वोल्टेज सोर्स लाइक बैटरी और सेल दैट इम्पेड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल और बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं।
पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो वायर हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी कंपोनेंट लगा है, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको नहीं बोलकर हम किसको बोलेंगे, बैटरी और सेल का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसे ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बाय द वे ये होता कैसे है, जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे है ना हमारे चार्ज फ्लो करके जाते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और ये रेजिस्टेंस है ना उस करंट को रोकने की क्या करता है, कोशिश। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, जबकि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोनों में यही फर्क है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमारे रेजिस्टेंस के जैसा नहीं है कि लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये सर्किट में वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रोड्स मतलब कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के जो इलेक्ट्रोड्स है ना, कैथोड हो गया या एनोड हो गया, ये उनके सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करता है। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड जितने बड़े लोगे आप, द लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एक कैथोड और एक एनोड कितना दूर रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। कैसे, मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस। उनकी डिस्टेंस बढ़ाओ आप, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तीसरा पॉइंट है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि सेल और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो सीधी सी बात है सेल और बैटरी किससे बने हैं, उनका कंसंट्रेशन क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या मिला रखा है हमने, उन सब के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो 3 पॉइंट्स ये है जिन पे ये डिपेंड हो रहा है, ठीक है। और चौथा हमारे पास में आता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। हायर द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा सॉल्यूशन गर्म होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। सॉल्यूशन गर्म होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी, अच्छी खासी फ्लो होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास में फैक्टर्स जिस पे कौन डिपेंडेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो तुम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वी से डिनोट करते हैं, वी अभी तक डब्ल्यू बाई क्यू, और ये जो भी पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज measured across the terminals of the cell or battery when it is connected in a closed circuit and delivering a current। जब सर्किट करंट डिलीवर कर रहा है सर्किट के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में, जो बीच में नहीं, पूरे पॉजिटिव से लेकर घूम के वापस नेगेटिव तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। नोट, इट इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सेप्ट व्हेन द नो करंट इज फ्लोइंग। ये हमेशा कम होगा। न्यूमेरिकल में 2 पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है बेटा, तो आप ध्यान रखना जिसकी वैल्यू कम है वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक और चीज है, ये हमेशा लेस होता है एक ही कंडीशन में, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि ईएमएफ जो है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, या हो सकता है वोल्टेज जो है हमारा, वोल्टेज जो है वो ज्यादा भी हो सकता है ईएमएफ से। लेकिन ज्यादा की कंडीशन कभी भी नहीं बनती है। मोस्टली V इक्वल टू ई आ सकता है या V इज लेस देन ई आएगा, और ज्यादातर कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा ईएमएफ से कम ही आएगा, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं हम कि रिलेशन बिटवीन क्या है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और हमारा ईएमएफ ई, इनके बीच में हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम एक सर्किट को देखते हैं। ये सर्किट है हमारे पास में, बैटरी कनेक्टेड है प्लस टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे रखा है, नेगेटिव से बी पॉइंट कनेक्टेड है, और बी किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स के एक हिस्से से। उसी तरह से हमारे पास में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर, फिर उसका पॉइंट ए, और ए किससे कनेक्टेड है हमारा बेटा, ए पॉइंट से होता हुआ रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। सर्किट सिंपल सा है, बैटरी, रेजिस्टेंस बॉक्स और हमारे पास में वायर, ठीक है। अब देखो यहां से बैटरी से जो करंट निकल रहा है प्लस, पहले जाएगा ए पॉइंट से होता हुआ कहां पे, आर की तरफ, फिर वो आगे फ्लो होता 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 कहां पे आएगा, बी पे, और फिर वो बी से होता हुआ कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, ठीक है। अगर ये बी का ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी ही है। अगर ये है ए तो ये भी हमारा क्या है, ए ही है। चलो, बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ई क्या होता है, वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट। जब सर्किट क्लोज है तो ईएमएफ हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। अब देखो,
अब ये सर्किट क्लोज है तो हमारा ईएमएफ किसके बराबर होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है, और यही वर्क डन होगा हमारा। बट उसको देखो, हमारे सर्किट में टोटल वर्क डन कितने हो रहे हैं। पहला, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज ए से बी की तरफ, हम कहां से लेके जा रहे हैं, पहला हम उसको कहां लेके जा रहे हैं, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्क डन इन अ कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए का मतलब यहां से यहां तक। पहले हमारा बैटरी ने काम करा तो ए से लेकर मूव करता हुआ कहाँ आया, बी पे, पहला वर्क डन, तो उसका पोटेंशियल ले लूंगा मैं वी। फिर आ रहा है वो बी से लेकर ए तक, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ के वक्त यहाँ के पोटेंशियल को लूंगा वी डैश। तो दो पोटेंशियल आपके पास में आए, ठीक है, एक पोटेंशियल आ रहा है वी, एक पोटेंशियल आ रहा है वी डैश, और टोटल पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, सर्किट का ईएमएफ के बराबर होगा, जब सर्किट क्या हो, क्लोज्ड हो। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। फिर बाय ओम्स लॉ वी किसके बराबर, आई आर के बराबर, और वी डैश किसके बराबर, आई स्मॉल आर के बराबर। बेटा देखो यहाँ पे वी डैश जो वर्क डन हो रहा है ना, वी डैश जो वर्क डन हो रहा है पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक हो रहा है, और बी से ए तक हमारा रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। बी से ए में रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में, स्मॉल आर है बेटा। तो ये हो गया वी इक्वल टू आई आर, और वी इक्वल टू क्या हो गया, आई स्मॉल आर, ठीक है, समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू को कहाँ रखूंगा मैं, वी पे, और इसकी वैल्यू वी डैश को भी कहाँ रखूंगा, वी डैश पे रखूंगा। तो आप जैसे ही इन वैल्यूज को पुट करोगे तो ई किसके बराबर आएगा, आई आर प्लस आई आर के, और यहां से आई कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। अब आपके पास में आई को यहीं पे रखो बेटा, हमारे पास में जो आर की वैल्यू है आर प्लस आर, इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये क्या हो गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 का है हमारी, ये रही इक्वेशन 1, एक सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा है, इक्वेशन 1 में E इक्वल्स टू वी प्लस वी डैश, तो मैं अब इस I की वैल्यू को कहाँ रखूंगा, उस जगह पे पुट करेंगे, आई आर को वहां पे पुट करेंगे। तो देखो इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे ही पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू, एक सेकेंड ना, यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, आपको E नहीं दिख रहा होगा, तो अब देखो E इक्वल्स टू वी प्लस वी डैश, मैं वी डैश की जगह पे क्या रख दूंगा, वी डैश की जगह पे हमने क्या रख दिया, आई स्मॉल आर, तो वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो गया, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो गया हमारे पास में। तो ये आया एक पहली इक्वेशन, और ये तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना रखा है मैंने यहाँ पे। एक दूसरी इक्वेशन है ये, तो आपको एक करंट की वैल्यू मिल रही है, आपको एक वोल्ट की वैल्यू मिल रही है, मतलब वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, E इक्वल टू आई आर, और आई आर जब हम आई आर को किस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ, तो देखो एक सेकंड, मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा आपके लिए, सो दैट आपको बेटर लगेगा। ऐड अ पेज, ठीक है, कहाँ गया, हम्म क्या कह रहा था हम, v इक्वल टू, शुरू से बता देता हूँ ना मैं, देखो E किसके बराबर है, v प्लस वी डैश के बराबर है। यहाँ पे E की जगह पे वही रखेंगे, इसकी जगह पे आई आर, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, आई स्मॉल आर। तो मैं जैसे ही इसको इस तरफ भेजूंगा आई आर, ये आ गया आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन रख सकते हैं E की जगह पे v, और ये आ गया हमारे पास में आई आर। इसको जैसे ही डिनोमिनेटर में भेजूंगा E माइनस वी अपॉन, क्या हो जाएगा हमारे पास में, I इक्वल टू आर। तो आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है, E माइनस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है E माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट की वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, वी नो दैट कि I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो E माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर, तो मैं जैसे ही इस आर को बाहर रखूंगा तो ये हो जाएगा E माइनस वी अपॉन वी, और ये आ गया स्मॉल आर की वैल्यू ये भी होती है, ठीक है। आप इसको जैसे चाहें वैसे सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो गई, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारा वोल्टेज आ गया, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, करंट आ गया। चलो कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं।
अब आते हैं हमारे पास में स्पेशल केसेस। तो पहला स्पेशल केस आ रहा है जब सेल ओपन सर्किट में हो। जब सेल ओपन सर्किट में होगा बेटा तो करंट होगा ही नहीं, और जब करंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो। इस जगह पे जैसे ही आप करंट की वैल्यू डालोगे तो V किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो V EMF के बराबर होगा। Thus the potential difference across the terminals of a cell is equal to the EMF when the no current is being drawn from the cell। जब सर्किट में कोई करंट नहीं आ रहा हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां का पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा, EMF के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में लिखा अ रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। एक जो इंपॉर्टेंट सेल है उसमें हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सो व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कम हो जाएगा और ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि तुम खुद देखो V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं V इक्वल टू, V की जगह पे हम ये रखें और यहाँ पे ये रखें, तो ईएमएफ किसके डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा ईएमएफ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखो इस ग्राफ में क्या पूछा हुआ है, पहला E वर्सेस कैपिटल R। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। अभी पढ़ा था जब सर्किट में कोई करंट नहीं होता है तो उसका ईएमएफ ही उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे उसका कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो R की वैल्यू तो हमारे पास में क्या कर दी, कांस्टेंट है, तो हमारा ईएमएफ जो है वो एक वैल्यू पे फिक्स हो जाएगा। और जब वो फिक्स हो गया तो सीधी सी बात है R बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारा क्या नहीं बढ़ेगा बेटा, ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। और फिर दूसरा जो ग्राफ दे रखा है ये तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो V और I का ग्राफ की बात करते हैं, V वर्सेस R ग्राफ। इन अ क्लोज सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कॉमा वो निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये I इक्वल टू क्या, E अपॉन R प्लस R। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसको कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से R को जैसे ही कॉमन निकालूंगा और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी जगह पे तो बच जाएगा हमारे पास में 1, और इसकी जगह पे आ जाएगा R अपॉन R। ये कैसे होता है पता है ना तुम्हें, I को वैसे ही रखो, E को वही रखो, R को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये हो गया R अपॉन R। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू E अपॉन I प्लस 1 प्लस R अपॉन R। तो ये जो होगा इसको हम लिख देंगे V। तो यहां से एक बात पता पड़ रही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, देखो अगर एलसीएम एलसीएम लूंगा या कुछ भी करूंगा तो यहाँ से ये चीज जो है 1 अपन R1 में, तो ये चीज घूम के कहाँ जाएगी, ऊपर। तो यहाँ पे R जो है अगर 0 हुआ तो हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर R इनफाइनाइट हुआ, और R अगर इनफाइनाइट हुआ बेटा यहाँ पे, तो ये टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। कैसे, देखो बच्चे सोचोगे ये कैसे कर रहे हैं सर, तो देखो ये उल्टा हो जाएगा टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R प्लस R और इंटू ऊपर R आ जाएगा हमारे पास में। जब हम इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये R से बन जाएगा, जो एलसीएम का डिनोमिनेटर है वो घूम के यहाँ पे ऊपर आ गया। तो हमारा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, R। तो एक बात का ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस 0 होता है एक्सटर्नल तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होता है, और उस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस ही हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। और R अगर इनफाइनाइट है तो हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, बराबर है। किस कंडीशन में, जब R हमारा इनफाइनाइट हो। तो दो चीजें दिमाग में रखनी है, सर्किट में नो रेजिस्टेंस दैट मींस पोटेंशियल भी नहीं है, लेकिन सर्किट में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल किसके बराबर है, सेल के ईएमएफ के बराबर है। थोड़ा इस ग्राफ को ध्यान रखना और देख लेना कि है ना ये किस तरह से हमारी वैल्यू बढ़ रही है। R की वैल्यू बढ़ाने पे धीरे धीरे हमारा ईएमएफ भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बट एक लेवल पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा जहां पर हमारे पास में R की वैल्यू क्या दे देगी, हमें E की वैल्यू दे देगी। लेकिन इसके बाद में है ना ये चीज इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा ध्यान रखना है इसका। मेन क्वेश्चन तो इस पे बनते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो पहला ईएमएफ इट रिफर्स टू द सोर्स ऑफ ईएमएफ और एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर।
किसी भी जनरेटर, किसी भी बैटरी का ये क्या होता है, सोर्स होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्किट, पूरे सर्किट के पार्ट का पोटेंशियल जो होगा वो। दूसरा पॉइंट ईएमएफ के लिए, इट इज द इक्वल्स टू द इट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सोर्स। दो टर्मिनल्स के बीच में जो सोर्स होगा ये उसके क्या होगा, ओपन सर्किट के अंदर जो टर्मिनल का जो सोर्स होगा उसके बराबर होगा। आई रिपीट, देखो वापस समझाता हूँ, इट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट क्या हो, ओपन हो। लेकिन ये सर्किट क्लोज होता है तो होता है, ये कॉज होता है, ईएमएफ से ही हमारा पोटेंशियल बनता है, जबकि ये इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, सीधी सी बात है ना, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और घटेगा। इसमें भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं, देख लेते हैं उसको। सेल को किस तरह से पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, सेल को किस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो देखो हमारे पास में एन आइडेंटिकल सेल्स, पहला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। एन आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ द ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, इतने अलग अलग इंडिविजुअल ईएमएफ वाले सेल्स दे रखे हैं, सबका है ना रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, स्मॉल आर, और वो सर्किट में कनेक्टेड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। पहला वाले का ईएमएफ E1, E2, E3, EN, रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3 और RN, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा E1 प्लस E2 E3 डैश 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 अप टू n टर्म्स, तो वो आपके NE के बराबर होगा। इसी तरह से R इक्विवेलेंट जो दिया जाता है यहाँ पे वो R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 NR से दिया जाता है, या फिर n टर्म्स के लिए दिया जा सकता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ, सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और करंट का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होगा गिवन होगा, तो उस कंडीशन में आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा है एनआर के सामने, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा, करंट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में एन ई अपॉन एन आर। ये कट गए, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, एक सेकेंड, आई का फॉर्मूला हो जाएगा एन ई अपॉन एन स्मॉल आर, एन से एन गया तो आई किसके बराबर आएगा, ई अपॉन आर के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा जी, तो अब आगे देखते हैं हम केस 2, जब आर ज्यादा बड़ा हो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने, तो हम एन आर को इग्नोर कर लेंगे, तो आपका करंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। फिर आता है हमारे पास में सेल्स इन पैरेलल। सेल्स पैरेलल में क्या होंगे, देखो जब सारे टर्मिनल्स पॉजिटिव वालों को एक पॉइंट पे और सारे टर्मिनल्स नेगेटिव वालों को दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिया जाए और सर्किट में आर कनेक्टेड हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, पैरेलल कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, M cells each of the EMF E and internal resistance R are connected in the parallel and external resistance क्या दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है। तो उस कंडीशन में हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा इससे दिया जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 डैश 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 n टर्म्स तक, m टर्म्स तक, और इसके फाइनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और सर्किट में आर और आर पी मतलब पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होंगे सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर प्लस आर एन। ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास में, आर पी इक्वल टू आर अपॉन एम। अगर मैं इस इक्विवेलेंट को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ में सीरीज में जोड़ दूं, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल आर प्लस आर अपॉन एम। डन यहाँ तक। फिर करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, आपका टोटल जो आपके पास में ईएमएफ आएगा वो ये, और हमारे पास में रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये, तो फाइनल फॉर्मूला बेटा आपके पास ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस आर, जहां पर एम दिखा रहा है कि आपके पास में पैरेलल में कितने सेल कनेक्टेड है,
और n दिखा रहा है आपके पास में सीरीज में कितने सेल कनेक्टेड, सीरीज में कितने सेल्स कनेक्टेड है। डन। तो ये हमारे पास में करंट की वैल्यू आती है। अब आगे आपके पास में जो टॉपिक आ रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट। सर्किट में जब भी है ना हम करंट को फ्लो करते हैं तो सर्किट के वायर्स, सर्किट के कंपोनेंट्स सबके सब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट रिफर्स टू द फिनोमिना, ये उस फिनोमिना को बोला जाएगा वेयर द हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस हो रही है इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू इट। तो सर्किट में जो हीट करंट की वजह से क्रिएट हो रही है उसे क्या बोलेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। ये होता क्यों है, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉज्ड बाय द कोलाइजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे और उनके कोलाइजन की वजह से द एटम ऑफ अ कंडक्टर, दिस कोलाइजन ट्रांसफर एनर्जी टू द एटम, और ये सारी की सारी कोलाइजन की एनर्जी एटम को मिलेगी जिसकी वजह से कॉजिंग देम टू वाइब्रेट, जिससे वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा वाइब्रेशन से क्या प्रोवाइड होगा, हमें हीट मिलेगी। वो वाइब्रेशन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और हमें लगेगा सर्किट गर्म है। इसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। तो जूल ने हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड लॉ दिया था जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। उसने कहा था कि यहाँ पे जो हीट क्रिएट हो रही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसने बोला हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। किसी करंट के स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, करंट बढ़ाने से हीट ज्यादा सीधा बढ़ जाएगा। उसने ये भी बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगी। और लास्ट में उसने बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। कितनी देर तक के लिए करंट फ्लो हो रहा है ये उस पे भी क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो हीट यहाँ पे तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट है। इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आई स्क्वायर आर टी का एक फॉर्मूला मिलता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा और ये क्लास 10th में हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। आई की वैल्यू, आई का वी का फॉर्मूला होता है आई आर, आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, आर का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। ठीक है, सॉरी वी अपॉन आई। आप इन फॉर्मूलों को यहाँ पे पुट करके आपको इंडिविजुअल नए नए फॉर्मूले आप यहाँ पे निकाल सकते हो, सीधे याद कर लो, कोई भी नहीं पूछने वाला इनका डेरिवेशन। अब बेटा आ रहा है आपके इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है इट इज अ रेट एट विच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी अप्लायंस दी गई एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस अप्लायंसेस को मिल रही है वो उस एनर्जी का कितना यूटिलाइज कर रहा है, उससे उसको वर्क डन में कितना कन्वर्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। मान लो कि अभी जैसे ये रोशनी आ रही है, बल्ब चल रहा है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, सर्किट से सोर्स से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ हीट लाइक लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, इसमें कन्वर्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम पे, इसे हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। किसी की पावर ज्यादा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने की तो उसकी सीधी सी कह सकते हैं कि वो वहां पे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ज्यादा कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम पे, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन कितना कर रही है पर यूनिट टाइम पे चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेट एट विच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अप्लायंसेस की पावर होती है, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स कितना काम कर रहा है इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू आउट द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, कितनी देर तक फ्लो होगा, उसको काम करते रहने के लिए जो हमें पावर की, जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। इसके फॉर्मूले तुम्हारे सामने है, पी इक्वल टू एच अपॉन टी ले सकते हो, पी इक्वल टू वी आई ले सकते हो, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर ले सकते हो, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ले सकते हो। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं, पावर के ही है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी वॉट और इसकी दूसरी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा है। और ये कमर्शियल यूनिट्स बेटा आप याद करोगे, कमर्शियल यूनिट्स क्या है, 1 किलो वॉट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है, 1 किलो वॉट पर आर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी।
तो यहां तक तो हमारे पास में पावर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो आपके पास में आ रहा है इंपॉर्टेंट, वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ है, एक तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और दूसरा पहला वाला हमारे पास में रहा है किरचॉफ करंट लॉ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, देखो कहां गया। हम्म, अब आ रहा है बेटा जी आपके पास में किरचॉफ लॉ ऑफ एप्लीकेशन ले लो। ठीक है, ये लो। चलो शुरू करते हैं। किरचॉफ भाई साहब ने दो रूल दिए थे आपके इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे। पहला पहला रूल जो उन्होंने दिया था वो था किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहता है स्टेटमेंट? किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स द करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड, किसी पॉइंट पे आने वाला करंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द करंट। तो किसी सर्टेन पॉइंट पे आने वाला करंट उस पॉइंट से निकलने वाले करंट की टोटल सम के क्या होता है? इक्वल होता है। इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ये मेरे पास में एक नोड है, एक पॉइंट है। इस पे करंट कौन सा आ रहा है? I1। इस पे करंट आ रहा है इधर I2 और ये I3। और यहाँ से करंट कितना लीव हो रहा है हमारे पास में? I4 निकल रहा है, यहाँ से I5 निकल रहा है। तो कह सकते हो आप कि मेरे पास में जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 जो एंटर कर रहा है, वो निकलने वाले करंट I4 और I5 के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। या आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, I2 I3 माइनस का, ऐसे कर लो ना, माइनस का I4 और माइनस का I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। ये लिखा रखा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और साइन कन्वेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि कितना करंट बाहर निकल रहा है या लीव कर रहा है। तुम तो एक काम करो, इसमें सीधा सा याद रखो कि जितना करंट एंटर कर रहा है उन सबको जोड़ दो एक साथ में, इक्वल्स टू जितना करंट लीव कर रहा है उसके सम के इक्वल। यह है किरचॉफ का करंट लॉ। फिर आता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, बस ये है किसके लिए? वोल्टेज के लिए। देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट एनी कंप्लीट लूप विद इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट का कंप्लीट लूप है, ओपन नहीं है, ध्यान रखना, कंप्लीटेड है, द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस द कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे वोल्टेजेस का सम मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इन द सेम लूप। सेम लूप के अंदर जितना भी होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0। पूरे सर्किट के टोटल वोल्टेज का सम क्या होगा? 0 ही होगा। साइन कन्वेंशन ऊपर वाले रूल में नहीं थे, लेकिन नीचे वाले मतलब कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमारे पास में साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो देखते हैं इसके साइन कन्वेंशन को। किरचॉफ लॉ के लिए आपको साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। देखो, साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ, अगर आपका करंट ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, करंट आपका ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने यहाँ ट्रैवल ट्रैवल वर्ड छाप रखे हैं, देखो इसको, करंट ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और हमारे पास में कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पहले नेगेटिव। तो उस कंडीशन में हम ईएमएफ को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? करंट ट्रैवल करेगा किसी भी डायरेक्शन में, बट करंट के आगे कौन सा टर्मिनल आ गया? नेगेटिव। तो हम पोटेंशियल क्या ले लेंगे? प्लस में। इधर देखो, करंट इधर ट्रैवल कर रहा है, इसके पास पहला टर्मिनल कौन सा आया? प्लस। तो मैंने ईएमएफ को क्या ले लिया? माइनस। तो ये रूल तो है आपका ईएमएफ के केस में, लेकिन साइन कन्वेंशन फॉर रेजिस्टेंस के लिए क्या लेना है आपको? तो जब हमारे पास में रेजिस्टेंस है और हम ट्रैवल किस तरफ कर रहे हैं? इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो समझ जाओ कि हमें क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन मैं ट्रैवल इधर कर रहा हूं, वही रेजिस्टेंस माइनस प्लस है और रेजिस्टेंस का पॉजिटिव हिस्सा पहले आता है, तो मैं क्या लूंगा? यहाँ पे माइनस लूंगा। ये थोड़ा साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब रेजिस्टेंस हमारा रखा हुआ है और रेजिस्टेंस का ये पॉइंट है ना प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में, और मैं ट्रैवल इधर कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस के आगे अगर माइनस आया तो आपको क्या लेना है? प्लस। और जब मैं इस तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस के आगे प्लस आया है, तो मैं क्या लूंगा? माइनस का IR यूज करूंगा। ठीक है, तो ये आपके साइन कन्वेंशन हो गए। मैं इसको एप्लीकेबल करके बताता हूँ अभी, विटसन ब्रिज पे एप्लीकेबल करके बताता हूँ, साथ साथ में आपका नया टॉपिक भी पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, विटसन ब्रिज न्यू टॉपिक, और वो दोनों साइन कन्वेंशन को मैं अभी एप्लीकेबल करके बताऊंगा। तो देखो बेटा, अ विटसन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। विटसन ब्रिज एक ऐसा अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का ऐसा एक डिवाइस होता है जिसके मदद से हम क्या कर लेते हैं? कोई भी कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, हम विटसन ब्रिज की मदद से निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे काम करता है देखो। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन इक्विलेटरल, अ वोल्टेज सोर्स, अ गैल्वेनोमीटर, और व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ब्रिज बैलेंस में है तो उसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इन द वन पेयर इज अपोजिट आर्म इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन द अदर पेयर। तो देखो डायग्राम से समझाता हूँ। इसमें होते हैं हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S, ठीक है। बीच में सेंटर में होता है गैल्वेनोमीटर। इसके 2 पॉइंट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, और बैटरी पे वोल्टेज कितना होता है V, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे है करंट्स, ठीक है। तो बैटरी में करंट को कनेक्ट करेंगे हम, तो बैटरी का एक टर्मिनल होगा प्लस, दूसरा क्या होगा माइनस, और प्लस वाले से करंट फ्लो होता हुआ कहां पहुंचेगा पॉइंट ए पे। फिर पॉइंट ए पे जैसे ही पहुंचेगा तो करंट हमारे 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए से बी की तरफ जो करंट जा रहा है वो I1 है, और फिर वो आगे आया है तो वो करंट क्या हो गया I2। फिर I1 जो करंट है वो बी पॉइंट पे पहुंचा। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद में उसको वापस 2 नए पाथ मिले, ठीक है। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वापस उसको 2 नए पाथ मिले। थोड़ा करंट नीचे चला गया गैल्वेनोमीटर में, उस करंट का नाम दे दिया IG, और थोड़ा करंट हमारा इस तरफ चला गया Q की तरफ, तो उसको मैंने नाम दे दिया I में से IG नीचे चला गया तो इधर बचा हुआ करंट जाएगा विच इज I1 माइनस IG। फिर इस तरफ से I2 तो नीचे आ ही रहा है जो पॉइंट D तक पहुंच रहा है, और ऊपर से गैल्वेनोमीटर का करंट भी आ ही रहा है जो पॉइंट D तक पहुंच रहा है। तो I2 और IG दोनों एड अप होके कहां चले जाएंगे पॉइंट C की तरफ चले जाएंगे, जिनको नाम दे दूंगा मैं I2 प्लस IG। तो देखो बेटा, आप जब इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे IG माइनस में आ रहा है, यहाँ पे IG प्लस में आ रहा है, तो IG और IG तो कैंसल आउट हो गया। तो पॉइंट C पे हमें क्या करंट मिलेगा, पॉइंट C पे हमें करंट मिलेगा I2 प्लस I1। तो वो करंट इधर से होके वापस फ्लो हो जाएगा और हमें कहाँ मिल जाएगा, वो इस पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का वर्किंग मदद से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ विट्स एंड ब्रिज। तो आपको समझ में आया करंट किस तरह से वहां पॉइंट C तक पहुंचा है और वहां पे पहुंचा है आगे, ठीक है। किरचॉफ लॉ को अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है लूप डिसाइड करने पड़ते हैं। हमारे पास में लूप हो जाएगा ABDA, पहला लूप मतलब ये पहला वाला ट्राइंगल, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे बेटा दूसरा लूप BCDB, और यहाँ पे भी हमारे पास में ये लूप हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, लूप में मूव करेंगे। तो A से B की तरफ देखो, A से B जा रहा हूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस के केस में जब आप करंट में जा रहे हो, करंट के साथ में डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज लेंगे वो लेंगे नेगेटिव में। तो देखो माइनस का I1P, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास में IR। तो मेरे पास में रेजिस्टेंस क्या है, A से B में रेजिस्टेंस क्या है P, तो मैं I की जगह पे तो रख दूंगा करंट I1 और उसकी जगह रेजिस्टेंस रख दूंगा P। सिमिलरली देखो यहाँ पे B से D की तरफ जा रहा हूं मैं, B से D में करंट क्या है हमारे पास में गैल्वेनोमीटर का IG, और यहाँ पे पास में रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ले लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूँ D से A की तरफ। D से A की तरफ जब मूव करेंगे हम, जब D से मैं A की तरफ मूव करूंगा बेटा, तो करंट तो आ रहा है इधर, मैं जा इधर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा प्लस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और इन सब का सम क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम इसे 1 दे देंगे। सिमिलरली यही लूप में हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन मिलेगी, माइनस का I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IGS और IGG, ये हो जाएगा हमारे पास में 0। मैं इसको क्या कह दूंगा, दूसरी इक्वेशन दे दूंगा मैं बेटा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन। और बैलेंसिंग की कंडीशन में मैंने बताया, बैलेंसिंग की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होता है, तो जहां जहां पे भी आपके पास में 0 है, IG है, उसको क्या रखेंगे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में ये वाली टर्म हो गई 0, तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई ये। और दूसरे वाले में भी हमारे पास में जहां जहां पे भी IG है वहां पे हम 0 रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 जैसे ही मैंने 0 रखा तो I1P माइनस I1P प्लस I2R 0 के बराबर। यहां से मैं माइनस I1P को उधर भेजूंगा तो प्लस का I1P, और मैं इसको है ना I1 को नीचे भेज दूंगा तो सॉल्व करूंगा तो P अपॉन R किसके बराबर आएगा, I2 अपॉन I1 के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे तो वहां से आ जाएगा Q अपॉन
एस किसके बराबर आएगा, I2 अपॉन I1 के। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों में देखो I2 अपॉन I1 और इधर भी आ रहा I2 अपॉन I1। तो जब दोनों साइड बराबर आ रहे तो मैं लिख सकता हूँ ना P अपॉन R किसके बराबर है, Q अपॉन S के बराबर है। तो ये आ गया P अपॉन R किसके बराबर, Q अपॉन S के बराबर। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है, ये किसका प्रिंसिपल है, व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। और इसी प्रिंसिपल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आया बेटा समझ में। तो ये था हमारे पास में व्हिटस्टोन ब्रिज। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक के लिए डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली लेके आ जाऊंगा। अभी हमारा 60 डेज का सीबीएसई का चैलेंज चल रहा है, तो इसमें लगातार वीडियोस आने वाली है, वन शॉट्स आएंगे सारे के सारे, सैंपल पेपर और ये सब। तो आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए मैटर करता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और बस मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।